हुमायूं, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में। और आप तो ख़ुद इसके बहुत बड़े आप समझें कि विक्टिम हैं जो कोरोना की सूरत हाल है। लेकिन हमने ये सोचा कि जैसी भी सूरत हाल हो, हमारे लिटरेचर का और हमारे कल्चर का काम बंद नहीं होना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने हमें मशवरा भी दिया, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस कामयाबी से जारी है। आज इसका चौथा रोज़ है। तो हमने कहा कि हम अपने मुल्क के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ कुछ बातें करें। तो हम आपको वेलकम करते हैं आर्ट्स काउंसिल की 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में। थैंक यू जी। मैं आप सब लोगों को, आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि इतनी कामयाबी से आपने ये 13 साल हो गए इस उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस को, जो आप कामयाबी से यहाँ पे करते रहे। तो और सब लोग जो भी बैठे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इन हालात में भी वहाँ पे मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मेरी बीवी ने मना कर दिया जाने से और नदीम की बीवी ने भी लेकिन ये इनका बड़ा दिल गुर्दा है जी, ये सब आए हुए। और खैर मैं अभी कहीं से सफ़र करके आया था, तो 2-3 दिनों में तो सख्ती फिर बढ़ती जाती है कि तुम बहुत ज़्यादा निकल रहे हो, घर से ना निकलो। तो इस तरह का सीन हो गया। हुमायूं, ये कोई बहाना तो नहीं है कि आपको घर में रख लिया जाए? आपके बाहर आने जाने से कुछ मसाइल और बढ़ जाते हैं। सर, उनको इस बहाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू जो सो मच। हुक्म देंगे वैसे ही सर आंखों पर होता है। अब क्या करें। नहीं, बिल्कुल। 25 साल हो गए। हुमायूं, हम अपने बुज़ुर्गों के साथ बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं। काजी वाजिद साहब के साथ, अभी हमने कवि साहब के साथ किया, और बहुत बड़े नदीम बेग साहब जो हमारे सीनियर नदीम हैं उनके साथ किया। लेकिन हमने सोचा कि जो हमारे जवान हैं और जो कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, और यहाँ हसीना मोइन भी बैठी हैं, मुनव्वर सईद साहब भी बैठे हैं, और इनकी भी बड़ी हिम्मतें हैं कि ये इस हॉल में बैठे हुए हैं। तो जी जी, माशाल्लाह जी, तो अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब, हसीना आपा भी हसीना बैठी आपा। हैं जी। तो जी, और इस साल आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है। आम तौर पे ये जब कब्र में टांगें लटकी हुई होती हैं तो मिलता है। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको जवानी में ही एक्नॉलेज कर लिया हुकूमत पाकिस्तान ने भी। आपने लक्स अवार्ड भी लिया और आपने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी लिया। तो मैं चाहूँगा कि नदीम बेग साहब आपसे कुछ बात करें। मैं तो वैसे ही आपका तारुफ कराने के लिए बैठ गया, और नदीम साहब का तारुफ जब आप नहीं थे तो मैं करा चुका। तो नदीम साहब, आप बात करें, मैं चाहता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनको बहुत बहुत सलाम, और हसीना आपा को और मुनव्वर सईद साहब को बहुत बहुत सलाम। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू देयर। मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ी में बात बिल्कुल ना हो लेकिन ये बड़ा एक अजीब सी बात लगती है कि हुमायूं से मैं और हुमायूं रोज़ मिलते हैं, तो आज हम एक बहुत फॉर्मल तरीके से एक दूसरे के साथ एक गुफ्तगू करने वाले हैं। बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो हुमायूं, आप अभी बता रहे थे आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से आए हैं? हाँ, मैं लाहौर और इस्लामाबाद गया हुआ था। कुछ राइटर्स से मीटिंग की, कुछ 1-2 काम और थे, तो कल मैं पहुंच गया था। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि सख्ती ज़रा बढ़ गई है, क्योंकि जितने आजकल आसपास के घर वाले कुछ लोग हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, उनमें से काफ़ी लोगों को वापस से कोरोना हो गया। तो हम इसीलिए मैं आज वहाँ नहीं आ सका। मैं बार बार ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अचानक घर में सख्ती हो गई है, बाहर भी ना निकलो। So as you mentioned कि आप राइटर से मिलने के लिए यकीनन किसी कोई कहानी डिस्कस करने के लिए गए होंगे। How much do you think a script is important टीवी में और फिल्म में, और उसको आप एनालाइज कैसे करते हैं? मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट ही है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी एक जैसे कि हम दोनों इस वक्त, मैं और नदीम, किसी अच्छे स्क्रिप्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे पास फिल्म्स के स्क्रिप्ट थे, लेकिन सीरियल का अभी हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था। तो कुछ तो कोरोना ने काफ़ी वक्त ले लिया, लेकिन अब हम दोनों अगर काम नहीं कर रहे इस वक्त, अगर कोई शूटिंग नहीं कर रहे, तो उसका रीज़न ये है कि कोई अच्छा स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है। तो मैं अभी
वहाँ गया था, खलील रहमान कमर साहब हैं, उनके पास हमारी मीटिंग थी, एक फायजा इफ्तिखार से थी, उमैरा से थी। तो कहानी, कैरेक्टर्स जो हैं आजकल हमारे जितने भी ड्रामे बन रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो कैरेक्टर्स के अंदर वो बात नहीं रही। पहले जितने ड्रामे बनते थे कैरेक्टर का एक मकसद होता था। मैं सब ड्रामों की बात नहीं कर रहा, मोस्टली ड्रामा जो है वो कहानी और इवेंट्स के ऊपर होता है और कैरेक्टर्स को देखा नहीं जाता कि कैरेक्टर किस किस्म का होना चाहिए। तो अभी जो भी डिस्कशन हमारी हो रही थी मेरी नदीम की, या हम जब राइटर से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कैरेक्टर के पास कुछ करने को होना चाहिए, कहानी का कोई मकसद होना चाहिए। ये हमारी बहुत ज़बरदस्त राइटर हसीना मोइन यहाँ पे बैठी हैं और बहुत से जो अच्छे राइटर्स होते थे, इनका भी मैंने 2-3 सीरियल्स किए हुए हैं। ये कैरेक्टर हर कहानी का कोई ना कोई वजह होती थी और कैरेक्टर किस तरफ जा रहा है, वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, ये सारी उसमें डिटेल्स मौजूद होती थी जो आजकल नहीं होती। तो इसीलिए हम बहुत मिस करते हैं अपने पुराने राइटर्स को, जिसमें हसीना मोइन भी शामिल है। हमारे सामने हसीना आपा बैठी हुई हैं। अभी मैं देख रहा था, इससे पिछला जो सेशन चल रहा था उसमें नूरुल हुदा शाह साहिबा भी थी। जी तो जी। तो इतने सीनियर और बहुत एक्सपीरियंस्ड राइटर्स हैं हमारे पास। आप ये समझते हैं कि किसी तरह से, क्योंकि जाहिर है ड्रामा बहुत चेंज हो गया है विद टाइम, बहुत रेटिंग ओरिएंटेड हो गया है जिसके अंदर टीआरपीज बहुत मैटर करने लग गई हैं, बट वी कांट डिनाई कि इतने एक्सपीरियंस लोग जो हमारे मुल्क में हैं, डू यू थिंक किसी तरह से ये लोग कंट्रीब्यूट, हमें इनकी कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से लेनी चाहिए इन द मेन स्ट्रीम टीवी एंड फिल्म? बिल्कुल लेनी चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से जो कमी है ना स्क्रिप्ट्स के अंदर, वो इन्हीं के एक्सपीरियंस की कमी। जो अभी जो आप इनके साथ स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो डायलॉग्स और जो कैरेक्टराइजेशन के अंदर जो डेप्थ है, वो इसी किस्म के राइटर्स ला सकते हैं। आप किरदार निगारी आपका मतलब? हाँ, हाँ? जो वीक है आजकल, किरदार निगारी जो बहुत वीक है, वो उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन हो उसमें सकता है। कंट्रीब्यूशन हो सकता है। डायलॉग्स के अंदर जो डेप्थ रिक्वायर्ड है, मैं सब राइटर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% 80% जो राइटर्स हैं उनके मुकालमों में वो डेप्थ ही नहीं है, वो गहराई नहीं है। जो नूरुद्दा शाह या हसीना मोइन, जो हालांकि हसीना मोइन लाइट सीरियल्स लिखती थी, एक उसके अंदर मजाक भी होता था, उसमें ह्यूमर भी होता था, लेकिन फिर भी उनकी बात में एक डेप्थ होती थी। और ये नूरुद्दा शाह साहिबा, इनकी लिखाई के अंदर बहुत डेप्थ होती है, जो बहुत अच्छे सीरियल्स मैंने इनके साथ किए हैं। तो डेफिनेटली इनका साथ होना हमारे किरदार निगारी में, स्क्रीन प्ले में, इनका साथ होना बहुत जरूरी है, डायलॉग्स में। आपके ख्याल में व्हाट स्टॉप्स अस और यू फ्रॉम डूइंग दैट? ये क्या चीज है जो ये जिसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा? देखिए, मेरे ख्याल से वैसे भी जो इस तरह के राइटर्स हैं वो उस तरह नहीं लिखते जिस तरह आज के राइटर्स साल के अंदर 4-4 सीरियल या 5-5 सीरियल्स लिख देते हैं। इनको वक्त भी लगता है इनके सब। तो मेरे ख्याल से हम भी उसके अंदर शामिल हो गए कि हाँ, इस राइटर का, ये जो नया राइटर आया, अच्छा कौन है, इसने ये वाला सीरियल लिखा है, इसकी 50 किस्तें लिख रहा है, ये बहुत अच्छी, ये इसके सीरियल की रेटिंग भी आ गई है, तो इसी को दें। और हम उन्हीं को काम देते जाते हैं। दुनिया में ऐसा होता है। हमारे यहाँ भी जो नए एक्टर्स आते हैं, जैसे मैं हूँ, अब कुछ भी है, मैं एक वक्त में साल में 6 सीरियल्स करता था, अब मैं 3 साल में एक सीरियल करता हूँ। आप आप सोचने का तरीका अलग हो जाता है। आप नहीं चाहते कि आप हर चीज के अंदर आए, एक एक्सपीरियंस हो जाता है, आप हर तरह से चीज को जज करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको जो है, अगर ये हमारे साथ काम नहीं कर रहे तो उसमें कहीं हमारा ही कसूर है, और हमें इनको किसी ना किसी कैपेसिटी में अपने साथ मिला के काम करना चाहिए। और आज के राइटर्स को लेके, क्योंकि जैसे अनुरुद्धा शाह साहिबा तो अपने नीचे राइटर्स रख के वो कंसल्टेंसी भी करती हैं और स्क्रिप्ट्स को बेहतर से बेहतर करती हैं। हमें इनकी इस एक्सपीरियंस को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से राइटर्स को ट्रेन भी किया है, और बिल्कुल। समहाउ
one of your favorite play, probably performance wise, and one of your favorite play which was जो कि एक long play था, जो नूर हुदा शाह ने लिखा था, जो सात बहुत, आसमानों और आपका पहला सीरियल शायद हसीना मोइन का लिखा हुआ था, हाँ, जाने अनजाने, जी बिल्कुल quite a coincidence for today. बिल्कुल। अभी क्या चल रहा है? फिल्म कहाँ तक पहुंची है आपकी? ये बड़ा अजीब लग रहा है, मैं ही आपसे ये बात पूछ रहा हूँ। हाँ नदीम, जो हमारी फिल्म है अभी 70% तैयार हुए, इट्स कॉल्ड लंदन नहीं जाऊंगा, और उसका जो लंदन का काम है वही रह गया, क्योंकि उसका नाम ही भारी पड़ गया लगता है। मैं लंदन नहीं जाऊंगा, और हम लंदन जा ही नहीं सक रहे इन कोरोना की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही ये हालात बेहतर होंगे, हम वहाँ जाके उसकी शूटिंग करेंगे। उसके अलावा हम 2-3 फिल्मों पे और काम कर रहे हैं। एक नरम गरम है जो कि वासे चौधरी ने लिखी है, और दूसरा एक फिल्म है लव गुरु जो वासे चौधरी ने लिखी है, और एक जंजबील एक फिल्म लिख रही है आज रंग है, जो कि बहुत कमाल फिल्म है। मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि इन तीनों फिल्मों में काम करें, हम मिल के काम करें। और मायूं, ये मैं लंदन नहीं जाऊंगा किसने लिखी है? जो खलीलुर रहमान कमर साहब। ठीक है। वो पंजाब नहीं जाऊंगी उन्होंने लिखी थी जी हाँ। और लंदन नहीं जाऊंगा उन्होंने लिखी। अच्छा, मैं आपने उनको क्यों नहीं दी? मैं बीच में ज़रा सा ये दखल दे रहा हूँ कि ये बात ठीक है कि दो बात। एक तो ये कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आप दोनों इस वक्त कामयाब तरीन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आप एक्टर हैं, और आप जिस तरह से अपने सीनियर्स की जितनी इज्जत कर रहे हैं और जितना आप उनको प्रेज़ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आप बहुत शानदार लोग हैं, और हमें आपके लिए बहुत सारी तालियां बजाना चाहिए। वरना आम तौर पे ये रिवायत है कि ज़रा सी भी शोहरत होती है तो वो दिमाग को चढ़ जाती है। तो ये बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात, मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो आपकी केमिस्ट्री बनी है इतने साल में, इसके बारे में आप कुछ बात करें। आपका कभी कोई झगड़ा होता है? क्योंकि नदीम बहुत कमाल का डायरेक्टर है और ख़ासा सख्त भी है, और आप हैं सुपरस्टार। तो ये ऑफ स्टेज जो कुछ होता है इसके बारे में आप दोनों कुछ बताएं। अच्छा बताओ भाई। मैं शुरू करूं? आई थिंक इसमें केमिस्ट्री के बारे में बताएं अपनी। तो दोस्ती का है, जब आप दोस्त से एक ऐसे जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे आप इकट्ठे काम भी कर सकें, और आपका जो काम है वो आप एक दूसरे का इंटरेस्ट भी उसमें हो। जैसे मैं एक डायरेक्टर हूँ और हुमायूं एक एक्टर हैं। एक डायरेक्टर को हमेशा एक एक्टर की ज़रूरत होती है, और एक्टर को हमेशा एक डायरेक्टर की ज़रूरत होती है। वो दो लोग अगर दोस्त भी हों तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और दुनिया में जितने कॉम्बिनेशंस, चाहे वो आप हिंदुस्तान में देख लें या अमेरिका में देख लें, बस वो उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन होता है एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की दोस्ती और एक टीम होने का। आई थिंक द टीम डज वंडर्स व्हेन वी वर्क टुगेदर, और समहाउ हमें एक दूसरे की बात बहुत जल्दी समझ भी आती है, और हम कुछ एक जैसा सोच लेते हैं, और उसकी खामियां और खूबियां भी एनालाइज कर लेते हैं एक ही वक्त में। हुमायूं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जो केमिस्ट्री है वो तो एक दोस्ती होने की वजह से होती है, और फिर आपने जब इतने अरसे साथ काम किया हो, साथ कामयाबी भी देखी हो, आप लगता है एक दूसरे को और अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि आप खुश बहुत होते हैं अपने काम से भी और दोस्ती से भी। तो और दूसरी बात ये है कि आपको नदीम एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, सिर्फ काम में ही नहीं अच्छे बल्कि वैसे भी अच्छे हैं। तो होता क्या है कि आपकी जब आप इतना साथ रहें तो काम करने के दौरान एक कहते हैं ना कि आपको अच्छे दोस्त का या का पता करना हो तो उसके साथ सफर पे चले जाओ या उसके साथ काम कर लो। तो दोनों में ये कामयाब रहे हैं। तो हम दोनों किसी हद तक इस मामले में एक दूसरे के लिए अच्छे रहे हैं। तो एक दोस्ती जब हो जाती है तो फिर अंदर से दिल से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, और बाकी काम हमारा अल्लाह के फजल से अच्छा रहा। हमारे साथ जो टीम है वो बहुत अच्छी रही, वो जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं वो समाओ उनकी टीम हमारे साथ बहुत अच्छी बन गई। तो ये सारी एक केमिस्ट्री सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि बहुत से लोगों की होती है, तो अच्छा काम निकलता है। नदीम, आप कोई बात करेंगे? हाँ, मैं कह रहा था कि
हम एक इदारा भी चलाते हैं जहाँ पे सिक्स सिग्मा जिसका नाम है, और हम बहुत सारे ड्रामे और फिल्में उसी कंपनी के थ्रू बनाते हैं। और मेरा डायरेक्ट करना या हुमायूं का एक्टिंग करना उसका शायद 20% हिस्सा है, जो हमारी कंट्रीब्यूशन हमारे टाइम में दूसरे ड्रामास बनाने में, उनको डेवलप करने में, उनके मसाइल देखने में वक्त जो गुजरता है। तो जब हमारे पास कभी कंप्लेन आती है ना कि एक सेट है जहाँ पे समहाउ एक्टर भी नाराज़ हैं और डायरेक्टर भी नाराज़ है और डीओपी भी बड़ा अपसेट है और कुछ इस तरह की लड़ाइयाँ हो रही होती है, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि हमने जितना काम किया, चाहे वो 3 फिल्में थी और उसके अंदर कुछ फिल्में और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका एक बहुत एलेबोरेटेड सेटअप रिक्वायर्ड था, जिसमें कम से कम एक दिन में कोई 150 लोग भी सेट के ऊपर होते थे। लेकिन this has always been a picnic for us. It is work, hard work at the same time, tough weather and everything, सब कुछ उसमें था, लेकिन एक पिकनिक होती थी कि हम लुक फॉरवर्ड करते थे और हमारी सारी टीम, जिसमें एक्टर्स, टेक्नीशियंस, अस और यू नो द फैमिलीज एंड एवरीवन, वो कोई एक दिन मुझे याद नहीं है जिसमें 2 एक्टर्स की आपस में लड़ाई हुई है और हमने कहा कि ओह ये क्या हो गया। सो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बड़ी ब्लेसिंग है हम दोनों के साथ कि जितने लोग हमारे साथ काम करते हैं वो सब बहुत कमाल लोग हैं, अदाकारी में, अपने काम में भी बहुत अच्छे हैं और इंसान भी बहुत अच्छे हैं। तो अब फिल्म का फ्यूचर क्या लग रहा है हुमायूं आगे? आप तो एक फिल्म आपकी इनकम्प्लीट है और एक फिल्म आप बनाने जा रहे हैं, कैसे? मुझे लगता है कि फ्यूचर तो अच्छा ही होगा। जैसे हमने जितनी भी फिल्में बनाई पिछले 6-7 सालों में, आपने देखा हो कि ग्रोथ ही आई है अब तक। लेकिन इस बार ये जो कोरोना है, इसकी वजह से ज़ाहिर सिनेमा बंद है। आपको ज़रूरी है कि आप खाना खाएं तो आप रेस्टोरेंट चले जाते हैं, आपको ज़रूरी है कि शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग करने चले जाते हैं। लेकिन समहाउ सिनेमा जो है, क्योंकि आपको बड़ी बड़ी फिल्में आना रुक गई हैं, तो सिनेमा के अंदर फिल्में भी नहीं हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एग्जीबिटर्स ने सिनेमास खोलना चाहे लेकिन खोल नहीं सके। उसका रीज़न यही है कि फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही और लोग जो हैं वो सिनेमा में एक बंद सिनेमा घर में फिल्म को देखना जो है बहुत ज़्यादा रिस्की है लोगों के लिए कोरोना की वजह से। तो ये सिनेमाज अभी मुझे लगता है कि जब तक ये वैक्सीन नहीं आती तब तक सिनेमाज नहीं खुलेंगे, लेकिन जब भी खुलेंगे इंशाल्लाह तो फिल्म उसी तरह ग्रो करेगी। और काफ़ी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत से लोग, जबकि सिनेमा का अभी लगता है कि सिनेमा सब कुछ डिजिटल पे चले जाएगा और सिनेमा नहीं रहेगा और लोग सिर्फ घर पे बैठ के और अपने फ़ोन पे बैठ के फिल्में देखेंगे। ऐसा हो तो रहा है, अभी से शुरू हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिनेमा का अपना एक मैजिक है, वो रहेगा इंशाल्लाह। और जैसे ही सिनेमास खुलेंगे, जो लगता है ईद या बकरा ईद पे अगर सिनेमास खुलते हैं तो उसके बाद वापस से ये रीबिल्ड होना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान। आज मैं डॉन में मीरा नायर का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, जिन्होंने एक डिजिटल पे एक सीरीज बनाई है और वो उन्होंने उनकी शायद पहली है। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपके हाथ में होती है, सब कुछ होता है, तो वहाँ कैसा आपका एक्सपीरियंस है? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ जब टीवी के लिए कुछ करती हूँ, क्योंकि उसकी क्वालिटी और ऑडियंस की कंसंट्रेशन मेरे हाथ में नहीं होती। मुझे नहीं पता कि लोग अपने घर में एक बड़े से टीवी पे अच्छी साउंड में सुन रहे हैं या एक मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं। मैं किसी से मोबाइल फ़ोन छीन नहीं सकती, लेकिन उसकी मर्ज़ी है कि वो एक मोबाइल फ़ोन पे मेरा ड्रामा देखे या वो एक 55 इंचेस के टीवी पे ड्रामा देखे। सो इट्स नॉट इन माय कंट्रोल, बट आपको लगता है कि डिजिटल इज़ गोइंग टू अफेक्ट सिनेमा और डिजिटल कैन कंट्रीब्यूट इन सिनेमा? तो मेरे ख्याल से जो डिजिटल की वजह से जितने सिनेमाज बने होते हैं, आपको डिजिटल की वजह से ऑडियंस आपकी बढ़ गई है। क्योंकि सिनेमा के अंदर जब फिल्म लगती है तो एक वक्त तक लोग आते हैं, 2 महीना फिल्म चलती है, 1 महीना चलती है, 4 वीक्स, 8 वीक्स, 9 वीक्स। आप सिनेमा में
देखने गए, एक वक्त आता है जब 2 महीने बाद या महीने बाद फिल्म उतर ही जाती है, लोग आना रुक जाते हैं और फिर कोई दूसरी फिल्म आती है, लोग उस पर चले जाते हैं। तो कंट्रीब्यूट इस हिसाब से करती है कि डिजिटल के ऊपर वो लोग जिन्होंने सिनेमा जाके वो फिल्म नहीं देखी, वो फिर डिजिटल के ऊपर उस फिल्म को देखते हैं, और फिल्म जो है वो डिजिटल पे एक लंबे अरसे तक चलती रहती है और आप उसको कभी भी देख सकते हैं। और फिर उसके बाद 75 मिलियन तो 80 मिलियन व्यूज और 10 करोड़ और 20 करोड़ लोग उसको फिल्म को देख लेते हैं। तो इस लिहाज से कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन ये जो जिस तरह जैसे कोरोना आया और उसकी वजह से सिनेमा बिल्कुल बंद हुआ और लोग डिजिटल की तरफ ज्यादा चले गए, ये सिनेमा को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जब सिनेमा आ जाएगा तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जो आप सिनेमा पे ही देखने का उनका मजा होता है, तो उनका अपना इम्पैक्ट ही सिनेमा पे होता है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ कुछ नुकसान पहुंचाएगी डिजिटल जो है वो सिनेमा को, वहाँ कुछ फायदा भी देगा। तो ऐसा ही है, ये कंपटीशन का दौर है। आप इसमें किस किस्म की चीज बनाते हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस या इस किस्म की फिल्में जो है वो सिनेमा पे ही देखने का उनका अपना इम्पैक्ट है, वो कभी भी आपको फोन पे मजा नहीं देंगी। अच्छा, मैं मायूं आपसे और नदीम से भी ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी एक मैंने मिनी सीरियल देखी, क्वींस गैम्बिट, चेस के बारे में एक थी और बहुत ही खूबसूरत, मैंने एक रात में देख ली 7 एपिसोड। कुछ 6 जी, करोड़ से मैंने ज़्यादा लोग उसे नेटफ्लिक्स पे देख चुके हैं। और आपको पता है नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, इनको कितना फ़ायदा हुआ है इस कोविड में। और अब इंडिया में और वेस्ट में फिल्में रिलीज़ होनी शुरू हो गई हैं सिनेमा बंद होने की वजह से। तो आप ये बताइए कि हमारी फिल्म ये वाइबल बनना शुरू हो सकती है कि हम इस तरह के डिजिटली रिलीज़ करना शुरू करें जब तक सिनेमा पूरी तरह से नहीं खुल जाते? जी, डिजिटली आप उसको तब रिलीज करेंगे कि जब आपकी फिल्म के लिए कोई पोर्टल होगा, कोई प्लेटफॉर्म होगा। जो इंडिया की अगर फिल्में हैं या पूरी दुनिया की फिल्में अमेजोन या नेटफ्लिक्स पे अगर वो दे रहे हैं, तो उनको सिनेमा के साथ साइमल्टेनियसली रिलीज करने के भी पैसे मिल रहे हैं और उनको वो बहुत अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये है कि हमारे रीजन को इंडिया के साथ ही मिलाया हुआ है उन्होंने, तो हमें अपनी फिल्म के साथ डीलिंग करने में इंडिया से रुजू करना पड़ता है और हालात की वजह से हम ऐसा कर नहीं पाते। तो डायरेक्टली वो हमसे फिल्म्स ले नहीं रहे। हाँ, हमारी वो फिल्में हैं अभी भी नेटफ्लिक्स के ऊपर, कोई 3-4 फिल्में हैं जो फिल्में चल चुकी, जी हाँ। उनको साल हो गया चले हुए और उसके बाद उनको एक रीरन के तौर पे ले लिया गया। लेकिन उस तरीके से नहीं लिया कि पहले से ही हमसे बात हो जाए कि फिल्म सिनेमा में फिल्म रिलीज भी हो और साथ साथ डिजिटली भी रिलीज हो, तो उसके लिए जो रकम वो देते हैं वो काफी बेहतर होती है। तो वो अभी हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी मार्केट में काफी पोटेंशियल है, कभी ऐसा भी हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल रीज़न भी है इसका, या इंडियन चूँकि बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और मार्केट में उनका कंट्रोल भी है, तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी फिल्म, क्योंकि अभी मैंने देखा खासी घटिया फिल्में भी बन रही हैं और वो रिलीज़ भी हो रही हैं और आपने इतनी अच्छी फिल्में बनाई हैं, तो आप समझते हैं कि कोई पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड है ये कि हमारी फिल्म को नहीं लगाते वो? नहीं, मैं इसके अंदर समझता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उनकी इंडस्ट्री बड़ी है, जबान एक है हमारी, तो वो नेटफ्लिक्स जो है वो सारा हमें हमसे अलग डील नहीं करता। अगर नेटफ्लिक्स अलग डील करे हमसे तो हमारी भी चीजें वहां जा सकती हैं, लेकिन समहाउ उन्होंने इंडिया से ही उनको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि जो नेटफ्लिक्स पे आता है, यहाँ पे जो नेटफ्लिक्स देखा जाता है वो इंडियन, उसके ऊपर सब कुछ मौजूद है। हमारी पाकिस्तानी फिल्में भी 2-3 मौजूद हैं, तो ज्यादा नहीं है। तो क्योंकि हम बचपन से इंडियन फिल्में देखते आए हैं और एक जबान की वजह से, तो अभी भी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो नेटफ्लिक्स आ रहा होता है, अगर आप उसके ट्रेंडिंग में देखें कि पाकिस्तान में क्या क्या चीजें ट्रेंड कर रही हैं, तो उसमें 3-4 चीजें उसमें इंडियन होती हैं, तो वो सब देख भी रहे होते हैं। तो उनको नेटफ्लिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको उर्दू या हिंदी जबान के अंदर कुछ चाहिए तो उनको ज्यादातर इंडिया से मिल रहा है। अगर वो ये डिसाइड कर लें कि पाकिस्तान से भी हम कुछ ले लें और पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हैं, तो मेरे ख्याल से फिर हमें भी मिल जाएगा।
तो पॉलिटिकली मैं नहीं समझता, बस वो यही है कि अगर फर्ज करें हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और इंडिया को ना मिला हो, तो हम इंडिया से खरीद के आगे बेचेंगे। तो इस तरह इंडिया जो है वो हमसे खरीद के आगे बेचता है, या हम जो भी एजेंट्स बने हुए हैं सब बीच में एग्रीगेटर्स हैं। लेकिन आपको लगता है कि पॉलिटिकली कंट्रीब्यूट हो सकता है पाकिस्तान की कोई एक इस तरह की चीज़ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जाने में? पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसमें, अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी तरीके से इस इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकती है गवर्नमेंट। मेरे ख्याल से कि नेटफ्लिक्स या अमेज़न पे बात की जा सकती है कि ये हमारा जो एक कहानी कहने का तरीका है, हमारी जो ज़बान है, वो हिंदी से मुख्तलिफ है और हमारा अपना कंट्रीब्यूशन है ड्रामे के अंदर। तो हमारे ड्रामे जो हैं वो वहाँ पे भेजे जा सकते हैं, उनसे डील किए जा सकते हैं। जो यहाँ पे चंद अच्छे लोग हैं, हम उनके लिए ड्रामा सीरीज, वेब सीरीज ये सब बनाई जा सकती है, फिल्में हम बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ अगर पॉलिटिकली या हमारी गवर्नमेंट जाके उनसे बात करे कि हमें वो विंडो दी जाए, वो प्लेटफॉर्म हमें दिया जाए, ये हमारे साथ अच्छा नहीं है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है। या फिर पाकिस्तान अपना ओटीटी चैनल बनाए, अपना प्लेटफॉर्म तैयार करे और उसमें जितने भी पाकिस्तानी जो कुछ बना रहे हैं, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो फिल्में हो, सॉन्ग्स हो, जो चीज़ भी हो, वो सब जो हमारा जितना भी यूथ है, जो भी डायरेक्शन करना चाहता है, जो प्रोड्यूस करना चाहता है चीज़ें, वो उसके ऊपर लगाए। अच्छा हुमायूं, आपको पता है पिछली गवर्नमेंट में भी मीटिंग्स वगैरह होती रहीं और कुछ 6 बार ये हुआ कि फ़िल्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, हम सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को भी इस्लामाबाद बुलाया गया, मैं भी किसी कमेटी में कई बार शामिल हुआ। फिर ये हुकूमत थी नवाज़ शरीफ की, फिर जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो वही एक्सरसाइज दोबारा हुई, हम फिल्म को खड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप समझते हैं कि कोई कंक्रीट एफर्ट हुआ है कि सिनेमा की सर्वाइवल का, प्रोड्यूसर की सर्वाइवल का, फिल्म की सर्वाइवल का, ये जो रेनी डेज़ हैं इसके अंदर, या अदरवाइज़ फिल्म को एक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, या ये कि पाकिस्तान का जो माशरा है इसके अंदर मोस्टली एंटी आर्ट और एंटी कल्चर सोसाइटी है और प्रेशर ग्रुप हैं। आपको पता है कि अभी सरमद की फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई, मल्टीपल रीजंस हैं। तो आप समझते हैं कि सरकार प्रैक्टिकली कुछ कर रही है या सरकार जो हमेशा से करती है सिर्फ बातें कर रही है? देखिए, चाहे वो पिछली सरकार हो, अभी की सरकार हो, मैं ये समझता हूँ कि कोशिश की होगी उन्होंने भी, सबने सभी कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई रिजल्ट नहीं आया अभी। तो आप एफर्ट्स की तारीफ आप उसी वक्त करेंगे जब कोई रिजल्ट आ जाएगा, जब इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाएगा। जो कि मैंने सुना हुआ है कि 92 से ये बात इसको इंडस्ट्री कह दिया गया है, मगर स्टेट बैंक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, या अब तक कुछ ऐसी चीज नहीं हुई कि हाँ नहीं किया। तो जब जिस दिन होगा तो उस दिन हम कहेंगे कि हाँ जी, ये ऐसी कोई पॉजिटिव चीज हुई है, या किसी ने कोई एफर्ट किया ही था जो आज उसका रिजल्ट आया। तो एफर्ट बेकार है जब कोई रिजल्ट ना आए। तो मगर ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो गवर्नमेंट है वो भी कोशिश कर रहे हैं, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई रिजल्ट आ जाए इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। खास तौर पे जैसा कि आप कह रहे हैं कि जहाँ पे कम से कम हम पहले जब इस काम के अंदर लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, वो उनको इस काम में लाते नहीं थे। आज कम से कम ये वक्त आ गया है कि काफ़ी पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इस फील्ड में जाए। और 10-10 साल पहले लोगों ने सब जो पढ़ाई करने के लिए शोबिस के अंदर भेजने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है जो अब इतना भी हो गया, और आगे भी बेहतरी आनी चाहिए इन सारी चीज़ों में। तो उसके अंदर इस काम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस फन को, इस आर्ट को जिंदा रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। नदीम, आप कुछ ऐड करेंगे? जी, मैं ये कह रहा था कि मेरा ख्याल है कि पिक्चर इतनी ब्लीक है, जो इस वक्त इंडस्ट्री का हाल है, वो चाहे सिनेमा इंडस्ट्री हो, वो चाहे फिल्म प्रोड्यूसर्स हों,
चाहे वो टेलीविज़न इंडस्ट्री हो जिसमें इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स बहुत सारे काम कर रहे हैं। अम, इसमें जब तक अब सिनेमा को तो इस वक़्त एक फॉर श्योर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और उनकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। वो कैसे करना है ये उनको फिगर आउट करना है। वो बहुत मीटिंग्स कर चुके हैं, वो बहुत लोगों से मिल चुके हैं, वो सब समझ चुके हैं कि इनके मसाइल क्या हैं, वो सब लिख चुके हैं कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये कैसे इंडस्ट्री ख़त्म हो सकती है और कैसे रिवाइव हो सकती है। वो सारी बातें वो 10 लोगों से मिल के और ज़्यादा लोगों से मिल के जान चुके हैं। लेकिन आई थिंक अब एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और कुछ नज़र आने का वक़्त है, जिसमें किसी को ये बहुत जल्दी करना पड़ेगा। इससे पहले कि सिनेमा फिर बंद होने शुरू हो जाएँ और जो एक उम्मीद सिनेमा की वजह से फ़िल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल की पैदा हुई है पिछले कुछ सालों में, वो खुदा ना ख़ास्ता बहुत मुश्किल हो जाए दोबारा रिवाइव करना। हुमायूं, आप, मैं चाहता हूं कि आपका कैरियर है कम से कम 25 साल का, और बहुत सालों तक जो है आप एक खूबसूरत और ज़बरदस्त हीरो के तौर पे तो लोग आपको ट्रीट करते थे, लेकिन क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर नहीं समझते थे। तो बड़ा ज़ोर लगाना पड़ा आपको फाइनली कि लोगों को बता सके कि यू आर अ वंडरफुल एक्टर। तो अपनी स्ट्रगल के बारे में 1-2 मिनट बात करें, फिर मैं नदीम से भी बात करूंगा। देखिए, स्ट्रगल जिस वक्त कामयाब तो आप हो गए, लेकिन लोग सीरियसली लेते थे आपको। असल में जिस वक्त, हालांकि मुझे लगा कि मैं जिस दिन पहले दिन से काम करना शुरू किया और लोगों ने मुझे सीरियस लेना शुरू कर दिया, एक्चुअली जो जिस किस्म की चीजें उस वक्त बनती थी, जिस किस्म का ड्रामा उस वक्त बनता था, ज्यादातर लाइट रोमांटिक एक्टर को या हीरो को ज्यादा पसंद किया जाने लगा। ये 96 से ऑनवर्ड्स में बात कर रहा हूँ। इवन जो जाने अनजाने भी था, वो भी एक रोमांटिक कॉमेडी था, और बहुत से सीरियल्स आए और ज्यादातर रोमांटिक सीरियल्स थे, जिसमें चांदनी रातें और मेहंदी जो था एक ट्रेजिक हो गया आखिर में। एक मेहंदी मैंने सीरियल किया, उसके अंदर शुरू में वो लाइटर सीरियल था, आखिर में आके उसको कैंसर होता है, वो मर जाता है, तो वो ड्रामा बहुत बड़ा हिट हो गया। तो लोगों को हमारे यहाँ जो एक्टिंग को जज करने का तरीका है, मैं आपको बड़ा खुल के बताऊं, वो बहुत अलग। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई बहुत कमाल काम किए हैं जिंदगी में, मेरी बस एक कोशिश होती थी कि मैं जितना नेचुरल रहूं, डायलॉग जो है वो डायलॉग बोलते हुए ये ना लगे कि डायलॉग जो है जबरदस्ती अदा किया जा रहा है। ये मेरी शुरू से सोच थी। होता क्या है कि जब आप शुरू में बहुत नेचुरल होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप अभी अदाकारी में इतने पक्के नहीं हुए होते, या आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता कि आप उतनी ही कामयाबी से वो चीज कर जाएं। तो मैं अपने ही अंदर स्ट्रगल करता था। लोग तो मुझे शायद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लक्स अवार्ड्स मिले हुए हैं, या काफी अवार्ड्स मिले हुए, लेकिन मैं खुद को जज करता था कि नहीं, अभी मेरे में वो वाला पक्कापन नहीं आ रहा, अभी भी मैं कच्चा हूं, या मैं उतना तेज एक्टर नहीं हूं जो मैं उसको कर दूं। ये मेरी अपनी सोच बहुत थी, और कहीं लोगों को भी ये फील होता होगा। लेकिन लोग ओवरऑल देखते थे कि हाँ, ये कहानी अच्छी है, ये अच्छे प्रोजेक्ट में आता है, अच्छा काम करता है, नॉर्मल काम करता है। लेकिन जहां मैं ड्रामेटिक चीज ज्यादा करता था, वहां वो समझते थे कि ये एक्टिंग है, और जहां मैं नेचुरल होने की कोशिश करता था, वो समझते थे ये एक्टिंग नहीं है। जबकि आप बिल्कुल उल्टा, अब जैसे आप बिल्कुल अभी देखें कि आप इंडियन पुरानी फिल्में देख लें, तो आप बहुत से नाम लेना अजीब लगता है, बट शाहरुख खान की आप देखें तो आप बहुत 15 साल 20 साल पुरानी फिल्म देखेंगे तो आपको उसकी एक्टिंग पे हंसी आएगी, लेकिन आप 40 साल पुराना केविन कॉस्टनर का काम देखेंगे तो आपको आज हंसी नहीं आएगी। बिल्कुल। इवन दिलीप कुमार आप उनको देखेंगे तो नहीं आएगी। नदीम साहब जो हमारे एक्टर हैं, नदीम साहब की आज से 40 साल पहले की एक्टिंग भी बहुत नेचुरल थी। जो जरा नेचुरल रहते थे वो एक्टर्स जो हैं वो, तो मेरी शुरू से मैं उस वक्त उनके फिल्में वगैरह देखता था, तो मेरी कोशिश आज तक ये है। तो मैं, जैसे मुझे अगर मेरे पास तुम हो देख के लोग समझ गए कि मैं एक्टर हूँ, या दिल लगी देख के, या पंजाब नहीं जाऊंगी देख के समझ गए, तो मैं तो अभी भी नहीं समझा। मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन तो जी फरमाइए। अपॉर्चुनिटीज पे होता है, और मैं समझता हूँ कि जब आपको 20 साल
हो गए हों। अब मुझे जब अभी ये अनाउंस हुआ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तो मुझे कोई कह रहा था कि यार तुम्हें तो 5 साल पहले दे देना चाहिए था, ये लेट है। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरे ख्याल से सही वक्त पे मिला है। कम से कम को 2-3 काम पिछले 6 सालों में अच्छे गए हैं, तो वो जिनमें जरा सी सेटिस्फेक्शन मुझे मिली है, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी ही बेहतर है। पहले मिलता तो शायद गालियां ही पड़ती। अच्छा, आप तो हमायूं करोड़ों लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बहरहाल मिल गया। आप मुझे बताएं, आपकी फीलिंग क्या थी? ये जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, आपकी खुशी हुई कि कम से कम गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज किया आला सतह पर? असल में बहुत बहुत खुशी हुई थी मुझे, वाकई लगा। और अवार्ड मिलने की मैं हर अवार्ड के ऊपर जब भी मुझे मिलता है, मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। और मुझे इसकी इम्पोर्टेंस, मैं उस किस्म का एक्टर कभी नहीं रहा। शायद मुझे मिले इतने हैं तो मैं इसलिए भी ऐसा हूँ। लेकिन बहुत से एक्टर जैसे बोलते हैं कि हमें अवार्ड की नहीं जी पड़ी हाँ। हुई, जो लोगों से मिल जाता है वही हमारा अवार्ड होता है। सब वो भी बहुत जरूरी होता है और वो सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन हर अवार्ड पे मैं बहुत खुश होता हूँ। और मैंने अपने घर पे वॉल बनाई हुई है जिसमें मेरे सारे अवार्ड्स लगे हुए हैं। तो जब जब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है तो ही ऐसा करता है। और मैं बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इतने अवार्ड्स मिले। तो ये जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो मुझे उसकी अहमियत का अंदाजा है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको इतना बड़ा एजाज मिलना, इतना बड़ा। तो ये समझ लें कि मैं जितने हर अवार्ड पे खुश होता था उससे 10 गुना या 100 गुना ज्यादा खुश हुआ। तो मैं यही इसकी अहमियत का अंदाजा आपको बता सकता हूँ। दूसरा ये है कि आपको इस बात की खुशी होती है कि आपको इस लेवल पे पसंद किया जा रहा है, इज्जत दी जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात और क्या होती है कि हमारे काम में हमें पैसा तो आ ही जाता है, मगर इज्जत मिले तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ अपने मुल्क में। आपका ख्याल नहीं है कि अगले बरस नदीम बेग को भी अवार्ड मिलना चाहिए? मैं समझता हूँ इज़ अ बिल्कुल मिलना वंडरफुल चाहिए। डायरेक्टर हमारे मुल्क का। तो नदीम बेग को एक्चुअली मुझसे पहले मिलना चाहिए था। नहीं नहीं, तो आपको आपको वो बिल्कुल सही वक्त पे मिला है, वेरी वेल डिजर्व। मुझे ये बताइए कि पिछले दिनों आपकी ये खबर आई थी कि यू वर इन टॉक्स विद एक टर्क प्रोडक्शन कंपनी जिन्होंने अर्तुरुल प्रोड्यूस किया है। सो आज अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ज़रा आप डायरेक्टली बता सकते हैं जितने लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं दुनिया भर में, कि क्या ऐसा चीज़ है जो आप करने जा रहे हैं उनके साथ? अच्छा, ये जो अर्तुरुल के जो प्रोड्यूसर थे, इनका टेंडन, इनका कंपनी का नाम है, वो मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी। वो काफी मुहिब्बे वतन किस्म के आदमी हैं और कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अमेरिका में होते हैं। वो मुझे बहुत अरसे से बोलते थे कि कुछ हम साथ काम करें, तुम ऐसी कोई चीज बनाओ यार, बड़ी सीरियल कैसे बने। ये टर्की गए और इनकी किसी तरह उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने उनके साथ एक टर्किश जो है ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, जो कि पाकिस्तान, जिसका जो मेन कैरेक्टर है वो पाकिस्तान से शुरू होता है। अभी मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, मगर वो एक बड़ी चीज बना रहे थे। और उन्होंने काशिफ अंसारी के साथ ये डील की कि आप हमारे साथ पार्टनर बन जाएं। वो बने और उसमें काशिफ अंसारी साहब ने अदनान सिद्दीकी और मुझे पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्शन का कहा कि पाकिस्तान में जितनी प्रोडक्शन होगी उसका हम ख्याल रखेंगे। तो बेसिकली काशिफ अंसारी ने अदनान सिद्दीकी को कहा और अदनान सिद्दीकी मुझे उनके साथ मिलाया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम हमेशा कहते हैं कि हमें कोई बड़ी को प्रोडक्शन करनी चाहिए हमें। तो जिस तरह अगर अर्तुरुल को आप देखें तो इस वक्त वो नेटफ्लिक्स पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाला, आज भी वो नेटफ्लिक्स पे टॉप 10 के अंदर आता है और पूरी दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया उसका, क्योंकि वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे लोगों के साथ काम करें जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी है। तो अगर हम करेंगे तो हमें खुद से ऑफर आई है। एक तो ये कि पाकिस्तान का कोई प्रोडक्शन हाउस या कुछ लोग अगर उनके साथ मिलकर काम करते हैं तो कल को हमें ये अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली भी मिल सकती है नेटफ्लिक्स के ऊपर कि हम आगे उनके साथ काम कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। और टर्की एक वाहिद जगह है
जब भी आप वहाँ जाओ तो वो आपको भाई भाई कहते हैं, तो आपको बहुत खुशी होती है। तो अच्छा है हमारे ताल्लुकात जो हैं उनसे और बेहतर हों, हर लेवल पे हम उनके साथ काम करें, तो इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं। जब मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रोड्यूसर से लेके एक आम आदमी तक एक सवाल आपसे अक्सर करता है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, कि अर्तुगरुल जैसा कोई ड्रामा पाकिस्तान में क्यों नहीं बनता और पाकिस्तान में अर्तुगरुल जैसे ड्रामे बनने चाहिए, तो इसका क्या जवाब देते हैं आप? मैं उनको कहता हूँ कि मेरे पास अगर इतने पैसे हों तो मैं फौरन बना लूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इस किस्म के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यकीनन पैसा चाहिए, रिसर्च टीम, उसके ऊपर कितना काम करना है वो एज अ प्रोड्यूसर हमारा काम है ही, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर हमारा काम फंड्स अरेंज करना भी है। तो फंड्स अगर मैं अरेंज कर लूं किसी तरीके से, तो फिर मुझे उसको बेचना भी है। तो अभी तक कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं बन पा रही थी कि आप जो है नेटफ्लिक्स को एक बहुत बड़ी चीज बनाने जा रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स कहता है जी अगर आप इतनी बड़ी चीज बना रहे हो तो ये हम फिर इंडिया से बना लेते। तो मैं चाहता हूं कि मैं खुद अपने बलबूते पे उतने फंड्स जमा कर लूं और एक बड़ी चीज बनाऊं, और फिर हम दुनिया को दिखाएं कि देखें हमने ये बनाया है, कि आप अब इंटरेस्टेड हैं लेने में तो आप ले लें। तो मैं समझता हूं यही तरीका है कि अब मैं पहले जाके अप्रूवल लूं कि क्या मैं बना लूं, आप क्या हमें इतने पैसे देंगे तो आज मैं बना लूं, तो मैं कभी इस चीज पे रुका ही नहीं, मैं कभी भी ऐसा सोचता ही नहीं। मैं समझता हूं कि जो करना है खुद कर लो किसी भी तरीके से, और फिर आगे बढ़ो और फिर उनको दिखाओ जी मैंने ये किया। मैंने फिल्म इस तरह बनाई थी, मैं हूँ शाहिद आफरीदी, सिनेमा का कोई हाल नहीं था उस वक्त, लेकिन मैंने पैसे जमा किए और फिल्म बनाई और लगा दी। 20 सिनेमा थे, सिर्फ 20 थिएटर थे, 7.5 करोड़ की मैंने फिल्म बनाई। पैसे थोड़े मैंने ज्यादा लगा दिए, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था उतना, लेकिन फिल्म ऑफिशियली हिट हुई और लोगों को अच्छी भी लगी और सिनेमा भी चलना शुरू किया। तो आपको इस किस्म की कोई चीज करनी पड़ेगी, आपको खुद अपने आप को खुद हिम्मत करनी है आपको। मेरे ख्याल से यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है कि आप बोलो जी हमसे नेटफ्लिक्स नहीं ले रहा, हम तो गरीब लोग, हम ये हैं वो हैं, कुछ नहीं। आप खुद बनाएं और फिर उनको करके दिखा दें। हुमायूं सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सुहेल अहमद साहब लाहौर से आए हुए हैं। इसके बाद अगला सेशन उनके साथ है। और हमें पता नहीं है। आई थिंक ये तो एक खबर है जो आपके थ्रू हमें अभी अभी मिली ये है। सुहेल साहब क्योंकि यहाँ, हमें ये मेरे सामने सुहेल साहब हैं और अभी वो आए हैं। अगर आपको मिलना हो तो अभी वो हैं। आंखों में चमक नहीं देखी सुहेल साहब का नाम सुन। सुहेल अहमद साहब यहाँ हैं, और आपकी फिल्म में भी मेरे ख्याल है सुहेल साहब थे ना आपकी, मैं पंजाब नहीं हमारी हर जाऊंगा। फिल्म में होते हैं। दोनों तो सुहेल साहब आपको सुन रहे हैं, अगर आप कुछ बात करेंगे तो वो सुन लेंगे आपको, और अभी वो आएंगे और यहाँ बात करेंगे। मैं तो सुहेल साहब को ये कहना चाहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान हुमायूं को देख के कहता है मेरे पास तुम हो, मैं सुहेल साहब को देख के कहता हूँ कि मेरे पास तुम हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ओके जी, खुदा हाफिज।